So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to solve MTP2। ठीक है, तो हम MTP2 सॉल्व करेंगे एंड ओल्ड और न्यू के जो भी कॉमन क्वेश्चंस हैं वो कॉमन क्वेश्चंस को हम करेंगे। मतलब ये ओल्ड के एक्स्ट्रा पार्ट वो तो करने से रहे और न्यू के एक्स्ट्रा पार्ट भी नहीं करेंगे। तो आप भी MTP2 के क्वेश्चन ओपन करके रखिए और आंसर भी ओपन होना चाहिए ताकि मैं जो ये डिक्टेट कर रहा हूँ आप एक बार उसको मैच कर लो आंसर से, ताकि आपको कॉन्फिडेंस है कि जो भी बोला जा रहा है इधर सही बोला जा रहा है। ये पर्टिकुलर PDF है, इसके पर्टिकुलर नोट्स है, तो नोट्स को हम रेफ़र करेंगे जब भी जिस भी चैप्टर के बारे में बात होगी, ताकि हम नोट्स से उसको लिंक कर सके कि हाँ ऐसा हमने नोट्स में भी लिखा हुआ है और इस पर ही क्वेश्चन आया है। तो स्टार्ट करते हैं MCQ से। क्वालिटी वाइन लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है जो बियर्स एंड वाइन्स बनाती है। फैक्ट्री इसकी जयपुर में है। वाइन सप्लाई करती है मर्चेंट को जिनके पास लाइसेंस है सेल करने का। हाउएवर कंपनी मेंटेन नहीं करी ट्रांसपेरेंसी इन इट्स प्रोडक्शन, राइट। वो बोला गया है कि फैब्रिकेटेड फिगर्स, इधर उधर के फिगर्स मतलब फैब्रिकेटेड करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि कंपनी ने ट्रांसपोर्ट करा है कुछ कार्टन बिना इनवॉइस के टू अदर स्टेट एंड इन द मिड वे फिर उनको पकड़ में आ गया पुलिस के, क्यों रे ओए वाइन बेच रहा है ओए, एंड नेक्स्ट डे बिकम प्रोमिनेंट हेडलाइन, और फिर वो हेडलाइन का पार्ट बन जाता है। अब एट द राजस्थान गुजरात बॉर्डर पुलिस ने सर्च एंड सीज करे 10 ट्रक विदाउट इनवॉइस फॉर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। मतलब 1 महीने के अंदर 10 ट्रक सीज करे थे। और एक्साइज डिपार्टमेंट ऑल्सो गॉट अल्टर्ड। ये जो माल प्रैक्टिस है केम टू नॉलेज ऑफ द रजिस्ट्रार आफ्टर ऑब्जर्विंग द अप्रोप्रिएट फॉर्मेलिटीज अलॉन्ग विद द पुलिस फोर्स इंटर्ड इनटू प्रीमाइसेस एंड सीज द बुक्स। सी 1 महीने के अंदर 10 ट्रक सीज करे और ये नॉलेज रजिस्ट्रार के नॉलेज में आया। अब देखो ये नॉलेज रजिस्ट्रार क्या आया, ये 210 का इन्वेस्टिगेशन लग रहा है। 210 नहीं 212 208 नहीं सर एक नहीं 209। हाँ देखो ये रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन, ये जब उसको रीज़न टू बिलीव होता है ना, ये लग रहा है राइट, ये लग रहा है। चलो सीज करे बुक्स एंड पेपर। अब इंटर सर्च एंड सीज तो वो जो स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेना है शायद ली नहीं इन्होंने। IT return filed by the company during the last 3-4 years revealed that company is continuously showing losses, decline on account of decline sales volume. Other companies जो सिमिलर बिजनेस में हैं पर वो तो प्रॉफिट कमा रही, पर ये साला लॉस कमा रहा है। वन ऑफ द पर्सन जो पहले एम्प्लॉय था, चलो वहाँ से भी मतलब कि इंस्पेक्शन इंक्वायरी लग रहा है पूरा, made a written complaint. One of the person was earlier employed in the company in the account department made a written complaint directly to the central government. लो इन्होंने कंप्लेंट ही कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट कैसे कंप्लेंट कर दी यार? सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कब करेगा? जब पब्लिक इंटरेस्ट में स्पेशल रिजोल्यूशन या तो रिपोर्ट, ठीक है, डायरेक्ट कंप्लेंट कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि माल प्रैक्टिसेस हो रही है, सच एज स्केलिंग अप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नो एक्चुअल रिक्रूटमेंट। अच्छा बड़ा तो ऐसे रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, पर रिक्रूटमेंट बिल्कुल भी नहीं किया है। एक्साइज ड्यूटी तो पे ही नहीं करते हैं, राइट। फैब्रिकेटिंग करते प्रोडक्शन वॉल्यूम को, फाइनेंशियल रेगुलरिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट असाइंड इन्वेस्टिगेशन, ओके, असाइंड इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ स्टेट कंपनी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पब्लिक इंटरेस्ट में कंसीडर किया, भले ही एक ने अप्लाई किया, पर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो उन्होंने SFI को असाइन किया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पब्लिक इंटरेस्ट वाला पावर है। अब रजिस्ट्रार हु हैव अर्लियर सीज्ड द बुक्स वाज आस्क्ड टू सबमिट ऑल रिकॉर्ड टू SFI, वो बोल रहे कि SFI को सबमिट कर। अब देखो क्या रजिस्ट्रार सर्च एंड सीज कर सकता है? देखो अपन ने पढ़ा था रजिस्ट्रार को अगर रीज़न टू बिलीव है कि बुक्स ऑफ अकाउंट से FM हो जाएंगे, तो रजिस्ट्रार के पास डू नॉट हैव राइट। अब ये तो डू नॉट हैव राइट, रजिस्ट्रार को रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है, देन बुक्स एंड पेपर सैड FM हो जाएंगे। रजिस्ट्रार रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है, तो आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑर्डर, ये C लग रहा है आंसर, क्योंकि स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर लगता है आपको सीज के लिए। चलो इन द गिवन केस रजिस्ट्रार कैन कीप द सीज्ड बुक्स एंड पेपर। देखो यार अपन ने पढ़ा है इसको 180 दिन तक रख सकते हैं, राइट, नॉट लेटर इन 180 डेज। तो ये 90 डेज वाला सीन नहीं है, 180 दिन तक आप कर सकते हो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कर रहे हो तो सीन टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसा है। वेन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ क्वालिटी वाइन्स कैन बी मेड बाय SFIO कर सकता है क्या? देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर देता है SFIO को जब सीरियस फ्रॉड होता है, तो इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है कि भैया ये होना ही चाहिए ऐसा कुछ। जब उनको लगता है में असाइन टास्क सेंट्रल गवर्नमेंट कर देती है, और हमने भी यही पढ़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में असाइन टास्क SFIO, जैसे 212 सेक्शन में हमने यही पढ़ा है। ये नोट्स लेकर बैठा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि नोट्स में सब चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड है। अगर आपके अपने नोट्स है तो उस नोट्स में भी इनकॉर्पोरेटेड होगा, अगर नहीं है तो यहाँ से देख के लिख लेना।
कैन SFIO डिमांड फ्रॉम रजिस्ट्रार, क्या रजिस्ट्रार से डिमांड कर सकता है टू हैंड ओवर ऑल द बुक्स सो सीज्ड। ओके, देखो इतना तो हमने पढ़ा है कि एक बार SFIO चलता है तो सारी प्रोसीडिंग जो पेंडिंग होती है, ठीक है, वो अबेट हो जाएगी। सारी प्रोसीडिंग्स उधर है जो चल रही है अदर एजेंसीज़ में, वो अबेट हो जाएगी। और जब केस SFIO में चल रहा है तो कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उस केस को नहीं करेगी। तो जब वो सारी प्रोसीडिंग, सारी एजेंसी जहाँ पे केस पेंडिंग है वो केस को नहीं करेगी, इनिशिएट नहीं करेगी, तो ऐसे केस में डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र ही करे ना, इसका तो यही है। तो ट्रांसफ़र रिलेवेंट रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंसेस। और देखो ये डिमांड करना फोटोकॉपी, ये तो गलत है। साइमल्टेनियसली ये तो कुछ तो भी नहीं। इनिशिएटेड फर्स्ट ही विल रिटर्न, ऐसा भी नहीं। चलो, वेदर SFIO कैन गैदर इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं रजिस्ट्रार से। तो देखो क्या SFIO कैन गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार, तो अपन ने तो पढ़ा ही है ना कि सारे इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर देता है, मतलब गैदर भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। चलो ईजी था। ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन किस में दी, 271 में। देखो वाइंडिंग अप तो वैसे भी हम कवर नहीं कर रहे, तो वाइंडिंग अप तो नहीं देख रहे हम। चलो ठीक है, तो इसको हम सेपरेटली इसको कवर करेंगे, राइट, वाइंडिंग अप के पर्टिकुलर MCQs को। अब ABC प्राइवेट लिमिटेड इज़ ए कंपनी, ये कंपनी है, 10 शेयर होल्डर है, एक्स मेंबर होल्डिंग लेस देन 1/10। लो, तो कंपनी है, 10 शेयर होल्डर है, और एक्स मेंबर जो होल्ड कर रहा है लेस देन 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। उन्होंने ट्रिब्यूनल को अप्लाई करा कि मेरे को रिलीफ दे दो। तो ऐसा है कि ओके, 10 शेयर होल्डर में से एक अप्लाई कर रहा है ना, तो चलो 100 नहीं है, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर तो है, भले ही लेस देन 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल हो, तो ठीक है अप्लाई कर सकता है। ओके, तो 11 का आंसर हमारा डी। अब सोमनाथ प्रपोज अ स्कीम ऑफ C&A, ओके, क्रेडिटर के साथ विद द क्रेडिटर एंड मेंबर ऑफ द कंपनी। तो एक स्कीम प्रपोज करी। ऑन द एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर करा कि मीटिंग करो, मेजोरिटी तो एग्रीड हो गया स्कीम के लिए, एंड सैंक्शन हो गया ट्रिब्यूनल से, और ऑर्डर पास हो गया 23 अप्रैल को, इंडिकेटिंग अ डेट ऑफ 1 मई। आइडेंटिफाई द करेक्ट इफेक्टिव डेट फॉर द सेड स्कीम। उस स्कीम की करेक्ट इफेक्टिव डेट क्या होगी? जब अगर ट्रिब्यूनल ने सैंक्शन कर दिया ऑर्डर, तो 23/4 है, क्योंकि सैंक्शन कर दिया ऑर्डर कि जो ऑर्डर में डेट दे के रखे वो डेट। तो देखो, तो ऑर्डर पास की डेट नहीं होती अगर डेट कोई सी इफेक्टिव दे के रखी स्कीम की। तो देखो प्रपोज्ड डेट ऑफ स्कीम तो ऐसा नहीं होगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन फाइल ये तो होने से रहा, ऑर्डर पास भी नहीं। अपॉइंटेड डेट गिवन इन द स्कीम, जैसे गिवन 1 मई तो ये होगा, तो जो अपॉइंटेड डेट गिवन होती है वो इफेक्टिव डेट होता है, ऑर्डर पास नहीं होता। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ हाईलाइट लिमिटेड प्रपोज टू अपॉइंट राइट, कि तुम वैल्यू कर दो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है, मतलब वही वैल्यूअर है। अब इसको इसके साथ PG डिग्री है, राइट, स्टेट द वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ वैल्यूअर। तो इधर ये समझो कि PG डिग्री होने से क्या लेना देना, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, फिर रजिस्टर्ड, उसने एग्ज़ाम दी हो उसने, सिर्फ पैनल, जैसे अपन ने पढ़ा था कि ट्रिब्यूनल के पैनल का मेंबर है, सिर्फ PG डिग्री है, दैट डजंट मीन कि वो वैल्यूअर है। तो हैविंग PG डिग्री इज़ नॉट इनफ। देखो अब ये फुलफिल नहीं कर रहा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, क्योंकि यही काफ़ी नहीं है। वन सेकेंड, इन्होंने PG डिग्री होल्ड करके रखी ना। देखो रूल 3 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और रूल 4 में क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये बोलते हैं कि आप क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस भी रहो साथ में। अब क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस मतलब कि रूल 4 के हिसाब से। तो अब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में क्या क्या बोल रही हैं? ओके, फार्म कंपनी LLC कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई आउटसाइड इंडिया। देखो इधर ऊपर वाले क्वेश्चन में ये था कि उसके पास PG डिग्री थी, राइट, ठीक है, उसका PG डिग्री थी, पर PG डिग्री के साथ साथ उसको 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा हुआ था 5 साल का एक्सपीरियंस है, पर क्वेश्चन ने माना। रूल 4 ये बोलता है कि हाँ ठीक है PG डिग्री वाले बन जाएंगे, पर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो, राइट, कि PhD डिग्री हो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो एटलीस्ट PG के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस हो, बैचलर के बाद एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस हो इन द स्पेसिफाइड डिसिप्लिन। उस डिसिप्लिन में आपका एक्सपीरियंस हो, राइट। उस स्पेसिफाइड डिसिप्लिन का मतलब क्या है? मतलब कि डिसिप्लिन मतलब कि एरिया, डिसिप्लिन विच इज़ रेलेवेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ असेट, डिसिप्लिन जो रेलेवेंट है वैल्यूएशन के लिए। अब अगला क्वेश्चन, फैम कंपनी LLC अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, फॉरेन कंपनी है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर में ये सारे डायरेक्टर है, राइट। तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर में अर्जुन MD है, डायरेक्टर है, लवीना सेक्रेटरी है, मलिक अरबाज है एंड मिस्टर अरबाज
रेसिडेंट इन इंडिया आर द पर्सन हु आर बीन ऑथराइज बाय फैम कंपनी, जिसको ऑथराइज करके रखा है फैम कंपनी ने टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी नोटिस जो भी है इन रिलेशन टू कंपनी एस्टेब्लिशमेंट. यू आर आस्क्ड बाय फैम कंपनी एलएलसी विद रिस्पेक्ट टू हुज डिक्लेरेशन विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द रजिस्ट्रार. सी फैम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है और डायरेक्टर की लिस्ट दे के रखी है. तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी देखा जाए तो राइट, मिस्टर मलिक एंड मिस्टर अरबाज रेसिडेंट इन इंडिया आर द पर्सन हु हैज़ बीन ऑथराइज बाय द फैम लिमिटेड टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ. राइट, in relation to company establishment you are asked by fam limited with respect to whose declaration will be required to submit to the registrar. किसका डिक्लेरेशन चाहिए. राइट, देखो हम बोलते हैं डीएसपी डिक्लेरेशन, डायरेक्टर सेक्रेटरी पीआरआई तीनों का सबका ही डिक्लेरेशन चाहिए कायदे से देखा जाए तो. डीएसपी डिक्लेरेशन बोलते हैं whose declaration will be required to submit to the registrar by the company for not being convicted, कि हम कन्विक्ट नहीं हैं और हम क्वालिफाइड है, that none of the above is convicted in the formation and management of the company, none of is debarred. और उसमें ऐसा है कि डिक्लेरेशन डायरेक्टर एंड पीआरआई का लगता है, सीए कंपनी सेक्रेटरी का नहीं लगता. तो अगर डायरेक्टर देखे अर्जुन रणवीर और देखे तो पीआरआई मलिक और अरबाज, सेक्रेटरी का नहीं लगता. ठीक है. मिस्टर वी ब्रदर ऑफ मिस्टर वन सेकेंड, मिस्टर वी ब्रदर ऑफ मिस्टर आर, वो आर का भाई है, जो वी है ना आर का भाई, सिंगापुर में रेसिडेंट है, सिंगापुर में है रेसिडेंट और ओन मूवेबल प्रॉपर्टी इन चेन्नई विच ही इनहेरिटेड. ठीक है, ठीक है, ओन कर सकता है अगर इनहेरिटेड है तो वो 63, 64, 65 में आ जाएगा. तो क्या वो कंटिन्यू टू होल्ड द प्रॉपर्टी, हाँ कर तो सकता है. देखो नो का तो सवाल ही नहीं उठता. यस ही कैन कंटिन्यू टू होल्ड इन इंडिया सिंस इज अ पर्सन इन इंडियन ओरिजिन. देखो ये नहीं देखा जाता कि भैया वो इंडियन ओरिजिन में है इसलिए ही करा जाएगा ना. He can continue to hold the property since it was inherited, क्योंकि वो inherited हुई है from a person who was resident in India, वहाँ से inherit हुई है. देखो तो 60, 64, 65 में हमने देखा है कि जैसे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो हॉटी कर सकता है, होल्ड ओन ट्रांसफर इन्वेस्ट हॉटी कर सकता है. इधर वो क्या कर रहा है, इधर तो चलो ठीक है वो हॉटी तो कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ओन कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, वो सारी प्रॉपर्टी मतलब होल्ड भी कर सकता है. सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, करेंसी, सिक्योरिटी और करेंसी कर सकता है. इन्वेस्टमेंट तो नहीं है पर इमूवेबल प्रॉपर्टी है. देखो इन्वेस्टमेंट और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अलग बोला है. इमूवेबल प्रॉपर्टी है पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो वो तब कर सकता है. अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया में होल्ड और ट्रांसफर इन्वेस्ट इन इंडियन करेंसी सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में जो सिचुएटेड है, तो उसको होल्ड ऑन ट्रांसफर इन्वेस्ट कर सकता है. अगर वो करेंसी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी उसने अगर एक्वायर करी हो ना व्हेन ही वाज रेसिडेंट इन इंडिया, अगर उसने रेसिडेंट इन इंडिया था जब उसने एक्वायर करा तो तू उसको होल्ड कर, ओन कर, ट्रांसफ़र करना है, इन्वेस्ट कर, तो जो करना है कर. पर ये तभी कर सकता है जब तूने एक्वायर करी हो. व्हेन ही वाज पीआरआई, ये लिखा है व्हेन ही वाज पीआरआई, जब वो पीआरआई था ना, जब उस तूने एक्वायर करी, या तो चलो तूने पीआरआई से इनहेरिट करी, चल तू पीआरआई नहीं है पर तूने पीआरआई से इनहेरिट करी. ओके, अगला द IRP अपॉइंटेड फॉर एम लिमिटेड के लिए पर्टिकुलर IRP अपॉइंट हुआ, उसको कॉन्स्टिट्यूट करना है कमिटी ऑफ क्रेडिटर ऑफ एम लिमिटेड. एम लिमिटेड का कोई फाइनेंशियल डेप्ट नहीं है तो 18:1:1 ये है 16 का भी. द ऑफेंसेस अंडर पमला शेल बी, अच्छा पमला के ऑफेंसेस, तो ऑफेंसेस जो होते हैं कॉग्निजेबल वेलेबल होते हैं. एंड राइट द व्हाट फैक्टर आर टू बी कंसिडर्ड बाय कमीशन इन डिटरमाइनिंग रेलेवेंट जोग्राफिक मार्केट. एक रेलेवेंट जोग्राफिक मार्केट, जोग्राफिक मतलब एरिया, एक रेलेवेंट जोग्राफिक मार्केट कि एक पर्टिकुलर पर्सन का ये मार्केट है, ठीक है, या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ये मार्केट है. क्या क्या फैक्टर्स देख के होता है डिसाइड. अगर वहाँ के लोग परचेस कर रहे हैं, जैसे सेव है, सेव वहाँ पे नहीं चलती, महाराष्ट्र में मिक्सचर चलता है, इंदौर में MP में लौंग की सेव चलती है. तो सेक्शन 45 बोलता है कि जो कॉग्निजेबल है नॉन वेलेबल है, कॉग्निजेबल एंड वेलेबल नहीं, कॉग्निजेबल है नॉन वेलेबल है. तो जो भी गलत बोला था उसके लिए सॉरी. सेक्शन 45 प्रॉपर है, वो बोलता है कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल, एंड उसको भी उधर से एडिट कर दिया गया. और जोग्राफिकल मार्केट, राइट, द फैक्टर विच आर कंसिडर्ड बाय कमीशन इन डिटरमाइनिंग रेलेवेंट जोग्राफिक मार्केट. फैक्टर जो कंसिडर्ड बाय कमीशन इन डिटरमाइन रेलेवेंट जोग्राफिक मार्केट, कि एक मार्केट है, ठीक है, उसको डिटरमाइन करना कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, एक पर्टिकुलर दुकानदार का ये है. तो इधर हमारा आ रहा है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आंसर थोड़ा सा अटपटा है बट इसका आंसर यही है.
हाउ मैनी डेज, कितने दिन, इट मस्ट बी रिपोर्टेड टू RBI, कितने दिन में रिपोर्ट करना पड़ता है RBI को अगर बैंकिंग कंपनी, ओके ठीक है बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन है। चलो इन सितंबर 2016 P USA गया, P went to USA, लंडन एंड जर्मनी फॉर अ मंथ लॉन्ग बिजनेस ट्रिप एंड फॉर दिस ट्रिप ही गॉट फॉरेन एक्सचेंज, और उस ट्रिप के लिए उसको जो है फॉरेन एक्सचेंज मिले थे 50,000 ऑथराइज डीलर से। अब दिसंबर 16 में ही रेमिटेड 50,000 टू हिज सन कनाडा। एक मिनट, अब जब उसको जाना था ट्रिप के लिए तो उसके लिए एक्सचेंज उसको मिला था ऑथराइज डीलर से, ये सितंबर 16 को हो गया था। दिसंबर 16 को उसने रेमिट कर दिए जो वहाँ पे पढ़ रहा था उसका बेटा। जनवरी 17 ही सेंट हिज मदर एंड वाइफ टू अमेरिका, मतलब कि मदर एंड वाइफ टू अमेरिका फॉर मदर्स ट्रीटमेंट, मतलब समझ रहे हो मदर का ट्रीटमेंट और अटेंडेंट, ठीक है। उसके लिए उसने रेमिट करे 75,000, तो 75,000 50,000 पढ़ाई के लिए। मार्च 17 अप्रैल नहीं, मार्च 17 डॉटर इंगेज हो गई और डेस्टिनेशन वेडिंग हेल्ड करनी है। अब मार्च 17 में इंगेज हुई तो हमको क्या लेना देना, मैरिज मई 17 में हुई और 25,000 स्पेंड करे तो मई 17 में करे, हमको क्या कर लेना देना। लेटर इवेंट मैनेजर गिव एस्टिमेट ऑफ $250,000 फॉर द वेडिंग, तो स्पेंड करे 25,000 शॉपिंग के लिए दुबई में। तो मार्च एंड में दुबई के ट्रिप पे गए थे तो 25,000 की शॉपिंग करी, और फिर उसके बाद जब वेडिंग होनी है तो $2.5 लाख का इवेंट मैनेजर ने थमा दिया। तो हाउ मच रेमिटेंस डज ही नीड टू टेक प्रायर अप्रूवल, कितना रेमिटेंस डज ही नीड टू टेक प्रायर अप्रूवल। देखो अगर इधर 50,000 देखे, राइट 50,000 प्लस 75,000 और प्लस ये करे 35,000, तो इधर लिमिट में ही है, तो अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ध्यान देना ये जो वेडिंग है वो वेडिंग मई में होनी है, तो ये $2.5 लाख मत ऐड करना। चलो स्टार्ट करते हैं कंपलसरी क्वेश्चन। XYZ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड लिस्टेड कंपनी है और 10 डायरेक्टर 1500 शेयर होल्डर है, 10 डायरेक्टर 1500 शेयर होल्डर और टर्नओवर 320 करोड़ है। कोई वुमेन डायरेक्टर नहीं है, 100-300 वुमेन डायरेक्टर का क्राइटेरिया, वो इधर टर्नओवर 320 है, तो वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। वो छोड़ो ना, वो भी वो क्यों देखना है, लिस्टेड कंपनी ना, वो तो 100-300 अनलिस्टेड के लिए देखा जाता है। बट हाँ एक चीज़ ये भी हमको समझना पड़ेगा कि एक नई कंपनी है न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, तो उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड शैल कंप्लाई विद सच प्रोविजन विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डेट के 6 महीने में कंप्लाई कर लो। देखो ये लिखा हुआ है कि अगर आपका एप्लीकेबल नहीं होता है देन आपका एप्लीकेबल हो रहा है, देन कंप्लाई 6 मंथ। वही अगर अ कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट शैल कंप्लाई विद द प्रोविजन, अगर इनकॉर्पोरेट हुई है तो शैल कंप्लाई विद द प्रोविजन। हो सकता है ना कि इनकॉर्पोरेट ही अभी हुई और एकदम से टर्नओवर भी अच्छा खासा बढ़ गया, तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट शैल कंप्लाई विद द प्रोविजन विद इन 6 मंथ। अगला 150 स्मॉल शेयर होल्डर, देखो 1500 में से देखो 10%, 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर गिव नोटिस टू अपॉइंट डायरेक्टर रिप्रेजेंटेटिव, कैन दे अपॉइंट मिस्टर ए, क्या वो ए को अपॉइंट कर सकते हैं जो ऑलरेडी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है इन 2 अदर कंपनी। सी अगर जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है 2 अदर कंपनीज़ में, क्या उसे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो 150 स्मॉल शेयर होल्डर ने नोटिस दिया और उसको अपॉइंट करे स्मॉल शेयर होल्डर को जो पहले ही डायरेक्टर है 2 अदर कंपनीज़ में। तो देखो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पर्सन जो है पर्टिकुलर मैक्सिमम 2 कंपनी में बन सकता है, और दूसरी कंपनी भी कन्फ्लिक्टिंग बिजनेस में नहीं होनी चाहिए, तो नॉट इन कॉम्पिटिंग बिजनेस। सेकेंड कंपनी ऑल्सो नॉट इन कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए, या ऐसे बिजनेस में नहीं होना चाहिए जहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट कंपनी से, राइट। हाउएवर दोस अदर कंपनीज आर नॉट इन कन्फ्लिक्ट, माना कि वो जो अदर कंपनीज है वो कन्फ्लिक्ट में नहीं है, वो जो अदर है वो कन्फ्लिक्ट में नहीं है, पर आप 2 में हो ना, आप 1 में होते तो चलता। तब देखो वुड योर आंसर भी डिफरेंट, पहले तो इसका आंसर देख लो, तो ये तो एलिजिबल नहीं है। पर अगर वो किसी भी कंपनी में देखो वुड योर आंसर भी डिफरेंट इफ़ ही हैज़ नो अदर डायरेक्टरशिप, अगर कोई अदर डायरेक्टरशिप नहीं है तो तुम बनो ना, कोई दिक्कत नहीं है, तब तुम एलिजिबल हो। कैन XYZ अपॉइंट अनदर 6 मोर डायरेक्टर ऑन बोर्ड, क्या 6 मोर डायरेक्टर वो बोर्ड पे अपॉइंट कर सकते हैं। 10 डायरेक्टर है उसके पास अभी, क्या 6 अपॉइंट कर सकते हैं, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ वुड योर आंसर भी डिफरेंट इफ़ XYZ वॉज अ कंपनी वेयर 52% पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो भी कर सकते हो। अब वो बोल रहे हैं कि क्या XYZ अपॉइंट कर सकते हैं 6 मोर डायरेक्टर ऑन बोर्ड अपॉइंट कर सकते हैं, तो कर लो। एक रिजोल्यूशन से भी तुम शेयर कर सकते हो, पर हाँ 15 की लिमिट है,
स्पेशल रिजोल्यूशन करना पड़ेगा 6 के लिए। आपका आंसर क्या डिफरेंट होगा स्टेट गवर्नमेंट में? हाँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट जिसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है अंडर 137 इन फर्निशिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फर्निशिंग एनुअल रिटर्न और फाइलिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 और 92, तो ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी एग्जाम्प्ट है, उसको 15 डायरेक्टर का ऐसा कोई नीड वीड नहीं है, वो कर सकती फाइल, वो कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ABC प्राइवेट लिमिटेड, वन सेकेंड। ABC प्राइवेट लिमिटेड एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फ्यू डायरेक्टर एम्प्लॉयज एक्सप्रेस सम सीरियस जेन्युइन कंसर्न हेल्थ इशू के रिस्पेक्ट में। दो ABC प्राइवेट लिमिटेड का विजिल मैकेनिज्म है, दे आर ऑफ ओपिनियन डेट इट शेल नॉट बी मेंशन इन देयर वेबसाइट इन ऑर्डर टू अवॉइड अननेसेसरी केसेस। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास विजिल मैकेनिज्म है, बट इनका लग रहा है कि इसको वेबसाइट में नहीं बताना चाहिए, अदरवाइज लोग करते ही रहेंगे केस। और कंपनी ने पैसे बोरो कर रहे हैं 60 करोड़ बैंक से, और कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। देखो सिंपल से बात है, विजिल मैकेनिज्म में कभी ये नहीं बोला कि लिस्टेड कंपनी के बाद अदर पब्लिक कंपनी, वो अदर कंपनी बोलता है, मतलब कि प्राइवेट कंपनी में भी लगता है। अगर आपने बोरो करके रखा हुआ है 60 करोड़, मतलब कि बैंक से आपने बोरो करा है, अगर आप 1 रुपये का भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते तो भी विजिल मैकेनिज्म लग जाता। पर अगर आपने बोरो करा है और बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और एक्सीडिंग 50 करोड़, तो ऐसे केस में विजिल मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा। और मेन पर्पस विजिल मैकेनिज्म का तो यही है कि जो डायरेक्टर है, एम्प्लॉयज़ है, वो जेन्युइन कंसर्न रिपोर्ट करे, तो इसके लिए विजिल मैकेनिज्म बनाया। बट ये बोल रहे हैं कि वेबसाइट पे नहीं बताना है, अदरवाइज़ जो है अननेसेसरी केसेस आ जाएंगे और हमको उसको अवॉइड करना है। देखो यार, अननेसेसरी केसेस आते तो आप उन पे एक्शन लो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप बता नहीं रहे। डायरेक्टर एम्प्लॉय को अगर कंसर्न रेज करना है तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं, जेन्युइन कंसर्न चेयरपर्सन तक जा सकते हैं। और हाँ, उस मैटर के रिस्पेक्ट में अगर मेंबर का कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी, उस ऑडिट कमेटी में किसका जेन्युइन इंटरेस्ट है या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो अपने आप को हटा दे वहाँ से। जो डिस्क्लोजर है वो वेबसाइट और बोर्ड रिपोर्ट में तो जाता ही है। तो ऑडिट कमेटी, चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी, देखो वहाँ तक जाती बात, और आप अपने कंसर्न वहाँ पे रेस कर सकते हो। आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है टू द चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी ओवरसी करता है विजन मैकेनिज्म थ्रू द ऑडिट कमेटी। एंड इफ अगर मेंबर का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, देन वो अपने आप को वहाँ से रिक्यूज़ कर ले, राइट। ये तो तब जब ऑडिट कमेटी है, कभी ऑडिट कमेटी नहीं है, जैसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नॉमिनेट करके रखे हैं डायरेक्टर्स जो प्ले करेंगे रोल ऑफ ऑडिट कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ विजिल मैकेनिज्म, राइट। और अदर डायरेक्टर रिपोर्ट कर सकते हैं उनका कंसर्न। तो किस तरीके से आप एड्रेस करोगे इशू को? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंपनीज हैविंग एन ऑडिट कमेटी एंड कंपनी नॉट हैविंग ऑडिट कमेटी। तो एड्रेस क्या करोगे इस पर्टिकुलर इशू को? आपको विजिल मैकेनिज्म बनाना है, आपको डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में, राइट। आपको डिस्क्लोज करना है बोर्ड रिपोर्ट में, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ही है ताकि वो लोग कंसर्न्स, जेन्युइन कंसर्न जो है रिपोर्ट कर सके डायरेक्टर एम्प्लॉय, और एक्सेस कर सके टू द चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी। इन केस फ्रीवलस कंप्लेंट है तो उनके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। फिर इफ़ द कंपनी स्टैंड रिगार्डिंग द नॉन मेंशनिंग ऑफ वेबसाइट इन द वेबसाइट करेक्ट, तो उनका स्टैंड तो कोई करेक्ट नहीं है, इनको बोर्ड में तो वेबसाइट में और बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ता है। और अगर आपने नहीं करा, अगर आपने कंप्लायंस नहीं करा, तो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को 1 लाख और कंपनी को 5 लाख। ये अब पेनल्टी रिवाइज हो चुकी है कि कंपनी को 5 लाख और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को 1 लाख। तो इसमें वो 1000 पर कंटिन्यूइंग डे ऑफ ऑफेंस, ऐसा कुछ भी नहीं, फ्लैट पेनल्टी 1 लाख 5 लाख। अगला, PQL लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, इंगेज हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में ड्यू टू करंट पेंडेमिक सिचुएशन, बिजनेस बैड शिप में, और ये लिक्विडेशन की तरफ है ड्यू टू ड्रास्टिक फॉल इन नंबर ऑफ कस्टमर। अब मैनेजमेंट ने प्रपोज करा एटलीस्ट एट वन लास्ट अरेंजमेंट बिटवीन द वेंडर एंड द कंपनी। करेक्ट, लास्ट अरेंजमेंट कर लेते हैं वेंडर एंड कंपनी के बीच में। वेयर इन द AMC वेंडर्स ओनली क्रिएटर ऑफ द कंपनी, क्या आप लेट गो कर दो 50% ऑफ द रेट मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। दिस लीड टू प्रोटेस्ट अमंग सम ऑफ द वेंडर जो फेवर में नहीं थे। टोटल वैल्यू जो AMC वेंडर की थी 15 करोड़ है, प्रोटेस्टिंग वेंडर 80 करोड़ 80 लैक्स। आधे से ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कंपनी
प्रोसीड होगी विद सच अरेंजमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोटेस्ट। देखो पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जा रहे हैं तो ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया। तो क्रेडिटर जो है अपोज कर रहे थे और वेंडर अपोज कर रहे थे जो फेवर में नहीं है, राइट। पर पॉइंट ये है कि 50% नहीं, 80 लाख, मतलब 80 लाख अगेंस्ट में है, राइट। 14.2 लाख, तो 14.2 करोड़ तो फेवर में, तो 14.2 डिवाइड बाई 15 करो तो 94% से ज़्यादा लोग फेवर में। पॉइंट ये है, और ये भी लिखा हुआ है कि सम ऑफ द वेंडर, कुछ वेंडर ही फेवर में नहीं है। तो प्रोटेस्ट अगर कुछ वेंडर कर रहे तो हमको क्या लेना देना, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर फ्यू वेंडर ही प्रोटेस्ट कर रहे तो तब समझो। इधर क्या हुआ है पर्टिकुलर कि मैनेजमेंट ने प्रपोज करा कि चलो एक लास्ट अरेंजमेंट करते हैं बिटवीन वेंडर, जहाँ पे उनको बोल रहे हैं कि आप अपना क्लेम ख़त्म कर दो या 50% वेव ऑफ कर दो। देखो जो स्कीम है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट होता है क्रेडिटर का, जब कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट प्रपोज होता है कंपनी एंड क्रेडिटर का, तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन वो बोलते हैं कि चलो या तो मीटिंग करो, राइट। वो मीटिंग करो तो मीटिंग का पर्टिकुलर नोटिस होगा। अब नोटिस क्रेडिटर को भी जाएगा, मेंबर को भी जाएगा, मतलब जिससे भी चल रहा है कंपनी क्रेडिटर को जाएगा। अगर मेंबर के साथ हो रहा है C&A तो मेंबर को जाएगा, तो क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर सबको जाएगा। इनफैक्ट चलो नोटिस तो जाएगा ही जाएगा, एडवर्टीजमेंट ऑफ द नोटिस भी जाएगा, और एडवर्टीजमेंट ऑफ द नोटिस वो कंपनी की वेबसाइट पे बता देंगे, राइट। अब जैसे कि PQR अगर लिस्टेड कंपनी है तो ऐसे केस में सिर्फ वेबसाइट ही काफ़ी नहीं है, ये सेबी स्टॉक एक्सचेंज को भी डॉक्यूमेंट जाएंगे। वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट, सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज, न्यूज़पेपर, हर जगह ये एडवर्टीजमेंट होगा। अब लोगों को नोटिस मिलेगा कि 50% वो जो भी है, इधर भी जो है 50% का वेव ऑफ करना है। तो ऐसे केस में पहले तो मीटिंग होने से पहले इनको नोटिस दिया, राइट। अब ऑब्जेक्शन, जिसको ऑब्जेक्शन करना है, जिसको इस स्कीम के तहत ऑब्जेक्शन करना है, तो एटलीस्ट 55% ऑब्जेक्शन के लोग कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ डेप्ट पर्सन होल्डिंग नॉट लेस देन, ठीक है, तो पर्सन होल्डिंग नॉट लेस देन 5% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डेप्ट वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। इधर कितना है, 15 लाख का 5% करो 0.75, तो 5% जो है ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो इधर टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ वेंडर 75 लाख वो ऑब्जेक्ट करे, पर इधर तो 80 लाख ने ऑब्जेक्ट करा है, राइट। इधर जो है ऑब्जेक्शन 80 लाख ने करा है, राइट। अब मीटिंग कभी होती है तो मीटिंग होती है, देखो ऑब्जेक्शन C&A का करना है तो आप कर सकते हो। रही बात मीटिंग की, तो मीटिंग में मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू अगर उसको अप्रूव करे तो ठीक है, मीटिंग अप्रूव हो गई। अगर मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर एग्री टू द C&A, और तो फिर एंड साथ ही साथ एंड इफ सच C&A इज सैंक्शन बाय द ट्रिब्यूनल, क्योंकि अप्रूव करने के बाद भी ट्रिब्यूनल के पास ऑप्शन है, अगर ट्रिब्यूनल ने सैंक्शन कर दिया तो वो बाइंडिंग हो जाती है कंपनी क्रेडिटर पे। अब देखो, अब इधर ऑब्जेक्शन का अमाउंट 5% से ऊपर है, तो ऐसे केस में कायदे से कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट स्कीम वैलिड नहीं होगी, क्योंकि इधर ऑब्जेक्शन आ गया है। पर इधर ये भी समझा गया है कि इसको उन्होंने इस तरीके से देखा कि ऑब्जेक्शन करने के बाद भी ट्रिब्यूनल बाउंड नहीं है। ऑब्जेक्शन करने के बाद भी जो ट्रिब्यूनल है वो बाउंड नहीं कि वो रिजेक्ट ही करेगा, वो रिजेक्ट करे या नहीं करे। अब टोटल वैल्यू ऑफ AMC वेंडर 15 करोड़ है, वैल्यू ऑफ प्रोटेस्टिंग अमाउंट प्रोटेस्ट करे जो वेंडर 80 लाख से। तो अब देख, अगर वैसे देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटिंग 3/4 वैल्यू वो तो एग्री कर रहे हैं। अगर 3/4 देखो 15 करोड़ का तो 11.25 होता है, और 11.25 से ज़्यादा ही एग्री कर रहे हैं, राइट। तो अगर मेजॉरिटी एग्री कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग 3/4 वैल्यू एग्री कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट में, एंड ट्रिब्यूनल में ऑर्डर, अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर कर दिया है इस सच कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट सैंक्शन कर दिया तो बाइंडिंग हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। कायदे से तो इधर नहीं जाना था, ओके। सेबी हैज़ ऑर्डर्ड इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन करा है ब्रोकिंग का, इन्वेस्टिगेशन करा है इनटू द अफेयर्स ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग। अब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं स्टॉक ब्रोकिंग का भी, जो राइवलरी सिक्योरिटीज लिमिटेड है, फॉर एलिजिंग अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग ड्यूरिंग एंड, क्योंकि उस पर एलिगेशन आया है कि अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग करें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट पास एन अटैचमेंट ऑर्डर। तो देखो सेबी ने ऑर्डर करा इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग जो सिक्योरिटीज़ है फॉर एलिज अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उसने एक अटैचमेंट ऑर्डर पास किया ऑफ 2 आउट ऑफ 5 बैंक अकाउंट। ये 20 अप्रैल को उसने किया।
विच वर इन्वॉल्व इन द वायलेशन, क्योंकि ये 2 आउट ऑफ 5 बैंक अकाउंट ना सिर्फ 2 को ही करा क्योंकि इन्वॉल्व है, क्योंकि वायलेशन में इन्वॉल्व है, और रीज़न रिकॉर्ड करके, ठीक है। आफ्टर पासिंग द अटैचमेंट ऑर्डर, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वाज गिवन टू द कंपनी एंड द कंफर्मेशन ऑर्डर ऑफ सच अटैचमेंट 5 जुलाई को आ गया। तो 20 अप्रैल को करा और 5 जुलाई को कंफर्मेशन हो गया, जो स्पेशल विच वॉज ऑब्टेन बाय दिस फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट। द इन्वेस्टिगेशन गॉट कम्प्लीटेड, इन्वेस्टिगेशन जो है वो 10 अगस्त को ओवर हुआ, एंड कंसिक्वेंटली 2 बैंक अकाउंट वर रिलीज। ऑल्सो द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने बुक्स ऑफ अकाउंट भी रिटर्न कर दिया आफ्टर इन्फॉर्मिंग द जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डीसी के जज को बता के कर दिया। मतलब इन द सेंस कि इन्वेस्टिगेशन करा था क्योंकि उनका एक रीज़न टू बिलीव था कि एलिजिंग ट्रेडिंग कर रहा है। तो 20 अप्रैल को 2 बैंक अकाउंट अटैच करे, कंफर्मेशन आया स्पेशल कोर्ट से 5 जुलाई को, और इधर ही पूरा खेल हो गया। हमने पढ़ा है कि कंफर्मेशन एक टाइम लिमिट के अंदर आ जाना चाहिए। देखो इन्वेस्टिगेशन का पर्टिकुलर जो सेक्शन होता है वो 11 सब सेक्शन 4 होता है, जिसमें क्या होता है कि बोर्ड ऑर्डर से, तो बोर्ड वाया ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन द इन्वेस्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, क्योंकि सेबी सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है, तो सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टर भी होता है, तो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी मार्केट भले पेंडिंग हो गया इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन या कंप्लीट हो गया, वो सस्पेंड कर सकता है ट्रेडिंग, ये सब हमने पढ़ा। तो इसमें एक पॉइंट ये भी है कि वो अटैच भी करते हैं बुक्स अकाउंट्स एंड प्रॉपर्टी, तो इधर भी उन्होंने यही करा कि बुक्स एंड अकाउंट्स एंड प्रॉपर्टी अटैच करा। तो सेबी ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करा इनटू द अफेयर्स, क्योंकि इनटू द अफेयर्स फॉर एलिज्ड अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग, और एक अटैचमेंट ऑर्डर पास किया। तो अटैचमेंट ऑर्डर 11(4) के तहत पास कर सकते हैं, और अटैच करा है बैंक अकाउंट्स एंड प्रॉपर्टी। अब देखो ये अटैचमेंट कर दिया बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी का ऑफ इंटरमीडियरी या पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट है, और ये जो है अटैचमेंट कर दे सकते हैं 90 डेज़ तक। अब देखो मई जून जुलाई, इधर इन्होंने 90 डेज़ के अंदर अगर, और आपको 90 डेज़ में कंफर्मेशन ऑर्डर भी लेना है, तो अगर जैसे 20 अप्रैल से देखो 5 जुलाई, तो ऐसे केस में 90 डेज़ के अंदर उन्होंने विद इन 90 डेज़ उनको स्पेशल कोर्ट से कंफर्मेशन लेना पड़ता है, राइट। और उसके कंफर्मेशन के बाद जो अटैचमेंट है टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन चलता है। तो इधर भी इन्होंने यही करा कि, और फिर बाद में जो है इन्होंने रिटर्न भी कर दिए बुक्स जो भी है। और ऐसा नहीं है कि सारे बैंक अकाउंट अटैच करने हैं, वही बैंक अकाउंट जो रेलेवेंट है, राइट। तो एक अटैचमेंट ऑर्डर पास करा, रीज़न भी रिकॉर्ड करे, ऑर्डर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी गिवन करी कंपनी को, 90 डेज़ के अंदर कंफर्मेशन भी ले लिया, और वही बैंक अकाउंट अटैच करे जो इन्वॉल्व है वायलेशन में। तो अटैचमेंट ऑर्डर के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, या अटैचमेंट ऑर्डर के बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो। तो मैं इधर बिफोर आफ्टर पासिंग सच ऑर्डर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं। तो इट कैन बी सेड दैट प्रॉपर अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट सेबी ने करा है और रिक्वायरमेंट्स मीट करी है, राइट। तो देखो सारी रिक्वायरमेंट मीट करी, जैसे कि मैं आपको वापस बता दूँ, जैसे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी अगर आप देखो, अटैचमेंट ऑर्डर पास किया 2 का, क्योंकि वही इन्वॉल्व थे वायलेशन में, और विच वर इन्वॉल्व इन वायलेशन क्योंकि बोला है, राइट। तो वो सही है। रीजंस रिकॉर्ड करें राइटिंग में आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस एक अटैचमेंट ऑर्डर पास करा, एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, देखो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी। तो देखो अगर आफ्टर भी कराओ तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और फिर कंफर्मेशन भी लेना था स्पेशल कोर्ट से, तो वो भी ले लिया। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ 10 अगस्त को, और 2 बैंक अकाउंट को रिलीज़ भी कर दिया गया और रिटर्न भी कर दिए बुक्स। तो पूरा का पूरा मतलब कि सुशील टाइप का ये हो गया। देखो तो क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपोजिट केस सिनेरियो यही था, वेदर इट कैन बी सेड दैट प्रॉपर अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट करा है। ड्यू टू व्हाट रीजन इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी वुड बी रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म, ड्यू टू व्हाट रीज़न, किस कारण से। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस कारण से इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ रहा है उसको वाइल रिटर्निंग बुक्स। अब देखो समझो, इन्वेस्टिगेशन करा था, राइट, अटैचमेंट भी करा था, इन्वेस्टिगेशन भी करा था। अब सेबी ने अपॉइंट करा, डायरेक्ट करा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को टू इन्वेस्टिगेट, तो उसने बाकायदा इन्वेस्टिगेट करा। तो सेबी कब अपॉइंट और डायरेक्ट कर सकता है, जब उसको रीज़न टू बिलीव हो कि जो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड मार्केट है, या वायलेशन करा है एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस का, राइट। तो ट्रांजैक्शन डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर मार्केट या वायलेशन करा है उसने, ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक, या तो उस पर्सन ही घोटाला निकला उसने और वायलेशन किया है। तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को इंटरमीडिएट या पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट ये सब सारे डॉक्यूमेंट देते हैं, और
उनको रिटर्न भी कर देंगे, कभी इन्फॉर्मेशन फर्दर कॉल करनी तो फर्दर भी कॉल कर सकते हैं, राइट। तो ये तो आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, राइट। इधर क्या हुआ था कि बैंक अकाउंट तो सीज़ कर ही दिए थे, और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट को रिटर्न कर रहे हैं मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट भी सीज़ कर रहे थे, तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को पहले सीज़र की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि देखो मेरे को सीज़ करना है। तो मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन किसको करी, डीसी के जज को, फॉर सीजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर 11C एंड फर्दर एज पर द सेट सेक्शन। वो बुक्स जो है वहाँ से ऑर्डर आया, तो अब उसका रीज़न टू बिलीव है, देखो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास रीज़न टू बिलीव है कि बुक्स रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट रजिस्टर सैड FM हो जाएंगे, सिक्रेटेड, अल्टर्ड, डिस्ट्रॉयड, फॉल्सिफाइड, म्यूटिलेटेड ये हो जाएंगे। तो सीज़र की एप्लीकेशन देंगे, वहाँ से ऑर्डर आएगा, देन इंटर सर्च एंड सीज़र होगा। और उसके लिए अगर पुलिस ऑफिसर की मदद चाहिए तो वो भी ले लेंगे। अब सीज़ करने के बाद क्या है कि वो उसकी कस्टडी में रहेगा बुक्स, और टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बुक्स उनकी कस्टडी में रहेगा, और फिर रिटर्न करेंगे इन्फॉर्म करके बिफोर, ठीक है, केप टिल कंक्लूजन एंड बिफोर रिटर्निंग प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क। और इधर ये भी लिख दो कि बिफोर रिटर्निंग हम इन्फॉर्म भी कर देंगे, इन्फॉर्म द जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट। चलो अब क्वेश्चन अगला 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी कैटेगराइज एज फॉरेन कंपनी। ईजी क्वेश्चन होगा ये, ईजी क्वेश्चन होगा। देखो समझते हैं इसको, फॉरेन कंपनी में कौन कौन कैटेगराइज है। देखो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। देखो इनकॉर्पोरेटेड सबके सब आउटसाइड इंडिया है, इनकॉर्पोरेटेड तो हमको इनकॉर्पोरेटेड दिखते हैं, राइट। और ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस भी देख लो, डेवलप्ड पेशेंट्स डेटाबेस फॉर अ हॉस्पिटल इन इंडिया। अब देखो वो क्या डेवलप करते हैं, जो पेशेंट का डेटाबेस, पूरा डेटाबेस वो डेवलप करते हैं, केयर हॉस्पिटल के पेशेंट है इनका डेटाबेस बना रहे, तो मतलब ये ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं। और सर्वर भले मलेशिया में, मेरे को क्या करना। तो इधर जो है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में ही है। अब देखो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया बाय इटसेल्फ और एजेंट, तो वाया इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो और थ्रू एजेंट, फिजिकली मोड या इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर रहे हैं। अब इधर देखो इलेक्ट्रॉनिक मोड में बिजनेस हो रहा है, तो डेटाबेस क्रिएशन एक तरीके से ये तो कायदे से हो जाना चाहिए फॉरेन कंपनी, राइट। दूसरा, नो प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस पर एजेंट एम्प्लॉयड है। पर अब जब बोल दिया है प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, एजेंट एम्प्लॉयड है, तो फिर फॉरेन कंपनी नहीं है, मतलब समझ रहे हो। एजेंट देखो प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और एजेंट है, ये नहीं चलेगा। आपको ऐसा बोलना पड़ेगा एजेंट के लिए कि प्लेस ऑफ बिजनेस है वाया एजेंट, नो प्लेस ऑफ बिजनेस है और एजेंट है, दैट डजंट मीन कि आप ऐसा बोल दो कि एजेंट तो है। पर हाँ यही नो प्लेस ऑफ बिजनेस पर ये बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक मोड से करते हैं, तो ऐसे कैसे आप बोल दोगे कि भैया कर रहे हैं। जैसे कि बोर्ड मीटिंग इंडिया में हेल्ड हो रही है, अब ये प्लेस ऑफ बिजनेस का कर रहे हैं, तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। 59% शेयर होल्डिंग इंडिया में है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। ऑफिस ऑफर्स एंड इनवाइट्स डिपॉजिट फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन से हम डिपॉजिट इनवाइट करते हैं, पर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। आप डिपॉजिट कैसे इनवाइट करते हो, ठीक है, आप इनवाइट कर रहे हो ना डिपॉजिट्स। सी अब इधर बोल के रखा है नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। 49% शेयर होल्डिंग, हमको से कोई मतलब नहीं है, ये भी कोई फॉरेन कंपनी नहीं है, राइट। 1 सेकेंड, 49% शेयर होल्डिंग हेल्ड बाय इंडियन कंपनी। तो देखो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा कि आप ऑफर्स कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो डिपॉजिट्स फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये एक तरीका हो सकता है बिजनेस करने का, पर बोल के रखा है कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तो इसको फॉरेन कंपनी नहीं बोला। तो इसको याद रख लो, क्योंकि इसके पहले हमने पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखा था कि जहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं था इंडिया में, पर इलेक्ट्रॉनिक मोड से ट्रांजेक्शन हो रहे, तो ऐसे केस में अपन ने बोल दिया था कि ये तो फॉरेन कंपनी है, तो इधर फॉरेन कंपनी नहीं बोला। कुछ एक पॉइंट है कि जो लास्ट वाला है 49% ऑफ शेयर होल्डिंग इंडियन कंपनी हेल्ड कर रही है, 50% या उससे ज़्यादा हेल्ड करते हैं तो ये इंडियन कंपनी हो जाती है, राइट। पर इधर तो जो सिर्फ फॉरेन 50% और मोर अगर इंडियन सिटीजन होल्ड करते तो वो इंडियन कंपनी होती, इधर तो 49 ही है, इसलिए फॉरेन कंपनी है। चलो अगला क्वेश्चन, आई/प्राइवेट लिमिटेड हैज़ टेकन INR डिनोमिनेटेड ECB। देखो जो आई/प्राइवेट लिमिटेड है उन्होंने INR डिनोमिनेटेड ECB लिए 10 करोड़ के, INR डिनोमिनेटेड ECB। सी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ECB वाले क्वेश्चन को हम सेपरेटली कवर करेंगे जब हम ECB का टॉपिक करेंगे,
अब देखो ए IBC के अंडर रिसीव करा एप्लीकेशन, 10 अगस्त को एप्लीकेशन रिसीव करी, राइट, जिसमें रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम था। अब पॉइंट ये है कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करना है या नाम उसका सजेस्ट करना है तो 66% वोटिंग पावर होनी चाहिए ना। ठीक है, चलो देव का अपॉइंट किया, उससे रिटर्न कंसेंट भी ले लिया। एक मिनट, ये IRP से RP की तरफ नहीं जा रहे, ये एक ही RP का दूसरे RP से रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ओके, तब भी 66% की मेजोरिटी से वोटिंग पावर ओपिनियन चाहिए। तो सेक्शन 22 ने सेक्शन 27 की बात कर दी, क्योंकि इधर बोला है ना रिप्लेसमेंट। फिर इसमें लिखा हुआ है कि एक्चुअली मिस्टर कुणाल हैज़ सैंक्शन फॉर अ ट्रांजेक्शन ऑफ भीष्म लिमिटेड, सैंक्शन फॉर अ ट्रांजेक्शन ऑफ भीष्म लिमिटेड विद इट्स एसोसिएट। तो उसने एक सैंक्शन करा जो भीष्म लिमिटेड का एसोसिएट कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन है, बिना COC से अप्रूवल लिए ट्रांजेक्शन को सैंक्शन कर दिया। अब मुझे बताओ क्या उसने सही किया या गलत किया। देखो, सबसे पहले मीटिंग में उसको अपॉइंट करो, राइट, फिर आप अप्रूवल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेजो वो नाम पर्टिकुलर, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड को नाम भेजेगा। बोर्ड अगर कंफर्म करता है 10 दिन के अंदर तो सही, अच्छी बात है। अगर देखो, अगर कंफर्म करता है बोर्ड तो वो अपॉइंटेड हो जाएगा, राइट, पर अगर नहीं अपॉइंट हुआ है देन वो पुराना RP कंटिन्यू करेगा। और अपॉइंट करने से पहले देखेंगे कि क्या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है क्या, राइट। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या कुणाल ने अपनी स्कोप ऑफ अथॉरिटी से ज़्यादा बढ़ के काम कर दिया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एसोसिएट के साथ ट्रांजेक्शन करा है, एसोसिएट वो रिलेटेड पार्टी होती है, वो 5 सेक्शन 24 के डेफिनेशन में। देखो, उसके लिए आपको पर्टिकुलर सेक्शन 28 देखना पड़ेगा। देखो, पर्टिकुलर सेक्शन 28 क्या बोलता है, द RP ड्यूरिंग CIRP शेल नॉट अंडरटेक फॉलोइंग एक्शन। ये एक्शन नहीं ले सकता बिना अप्रूवल के, विदाउट द अप्रूवल ऑफ COC ये एक्शन नहीं ले सकता। जैसे कि इसमें एक पॉइंट है कि अंडरटेक करना कोई सा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो आप नहीं कर सकते रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अब आप एसोसिएट के साथ ट्रांजेक्शन करो तो एसोसिएट रिलेटेड पार्टी में आ जाता है, तो इसलिए आप उसके साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो अगर इस केस पे अगर COC ने उसको रिप्लेस किया तो गलत नहीं किया, कर सकता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, कि द डिक्लेयर्ड सस्पेक्ट, क्या लिखा है, द डिक्लेयर्ड सस्पेक्ट मिस्टर SP, उसको पमला के अंदर चार्जेस फेस करने पड़ रहे हैं। लो, पमला के अंदर चार्ज फेस करने पड़ रहे हैं, वो मर गया। What happened to the confiscated property under the act? Whether the claimant with a legitimate interest in the property who suffered a loss is entitled for claim. तो पहले उस confiscated property का क्या हो गया, जो मर गया उसकी प्रॉपर्टी जो confiscate करी उसका क्या होगा, और जो क्लेमेंट है जिसका उस प्रॉपर्टी में legitimate interest है, who suffered a loss is entitled for claim, क्या उसको भी क्लेम मिलेगा। देखो, अगर आप देखो पर्टिकुलर पमला के नोट्स में तो ट्रायल इनकम्प्लीट हो जाता है डेथ के कारण, राइट। तो ऐसे केस में आप क्या करें, देन स्पेशल कोर्ट जो है अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगा कि कन्फिस्केट करना है कि रिलीज़ करना है। अब देखो, प्रॉपर्टी अगर कन्फिस्केटेड है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को टू रिस्टोर कर दो सच कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी क्लेमेंट के बेनिफिट के लिए। अगर क्लेमेंट का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, गुड फेथ में है, उसने अगर क्वान्टिफाइबल लॉस सफ़र किया है तो क्लेमेंट का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, उसका प्रॉपर्टी में लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, गुड फेथ में इंटरेस्ट है, उसको लॉस सफर्ड हुआ था ड्यू टू ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो क्लेमेंट का लेजिटिमेट इंटरेस्ट था प्रॉपर्टी में जिसको लॉस सफर हुआ मनी लॉन्ड्रिंग से, तो अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो ऐसे केस में रिस्टोर कर दो प्रॉपर्टी, उसके लिए बोल देगा रिस्टोरेशन के लिए। अब देखो, अगला क्वेश्चन है कि D was given an offer बाय द कंपनी वेंडर। कंपनी वेंडर ने ऑफर दिया कि आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करो in which he is working as accounting executive. Mr. TR will pay him huge money. और मिस्टर डी ने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे दी और मिस्टर TR ने ह्यूज सम ऑफ मनी दे दिया। अब देखो, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले क्या ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब कि प्रॉपर्टी डिराइव कर रहे हैं शेड्यूल्ड ऑफेंस से, तो क्या ये शेड्यूल्ड ऑफेंस है? तो हाँ, पैरा 22 ऑफ पार्ट ए में ये शेड्यूल्ड ऑफेंस है कि अगर आपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करी तो एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है। तो ठीक है, ये इम्प्रिजनमेंट है तो मनी लॉन्ड्रिंग में 3 साल से लेकर 7 साल तक की जेल है, राइट। फिर अगला क्वेश्चन ये आया कि एक बोर्ड रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करो फॉर अप्रूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, कि इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल दे दी। देखो, बोर्ड रिजोल्यूशन का पर्टिकुलर ड्राफ्ट ये होता है कि रिजोल्यूशन पास्ड एट बोर्ड मीटिंग, तो रिजोल्यूशन पास्ड एट बोर्ड मीटिंग, तो रिजोल्यूशन पास करा एट बोर्ड मीटिंग ऑफ टारगेट कंपनी, ठीक है। तो जो रिजोल्यूशन 1 सेकेंड, जो रिजोल्यूशन पास किया है एट बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया ऑफ टारगेट कंपनी, और
बोर्ड टारगेट कंपनी की बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया है, वो ये जो बोर्ड मीटिंग कहाँ पे हुई थी, हेल्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस। तो रिजोल्यूशन पास एट बोर्ड मीटिंग ऑफ टारगेट कंपनी, जो बोर्ड मीटिंग हेल्ड हुई थी एट रजिस्टर्ड ऑफिस और इस पर्टिकुलर डेट पे होल्ड हुई थी। तो यहाँ से याद रखना कि रिजोल्यूशन पास एट बोर्ड मीटिंग ऑफ टारगेट कंपनी हेल्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस एट पर्टिकुलर टाइम डेट एंड रिजॉल्व डेट परसुएंट टू प्रोविजंस ऑफ 186(2), मतलब कि एज पर 186 सबसेक्शन 2 कंपनी ने ऑथराइज कर दिया कि इन्वेस्ट करो इक्विटी शेयर में इतने रुपए, राइट। और ये जो इन्वेस्टमेंट है इन एडिशन टू अदर इन्वेस्टमेंट मेड टू डेट, तो अलाउ कर दिया कि इन्वेस्टमेंट करो, राइट, इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट करो और विद दिस द इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट है, तो पहले तो ये बोल दिया कि चलो इन्वेस्टमेंट करो, फिर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एडिशन में है, ये इन्वेस्टमेंट इज इन एडिशन ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट मेड टू डेट। ये जो अदर इन्वेस्टमेंट करे ना, इस अदर इन्वेस्टमेंट के ये एडिशन में, राइट। पर जो भी है ये लिमिट में होना चाहिए। रिजॉल्व फर्दर डेट, ये पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर पर्सन है MD, वो ऑथराइज्ड है बोर्ड के बिहाफ पे कि वो साइन करेगा नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट साइन करने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखो हमने आपको अलाउ कर दिया इन्वेस्टमेंट करो, इतने रुपये तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन एडिशन टू द इन्वेस्टमेंट, बट ये सब विद इन द लिमिट करना और डॉक्यूमेंट पे साइन करने हो तो ये ऑथराइज पर्सन साइन कर देगा। फिर एग्जीक्यूट करते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टारगेट कंपनी का, तो रिजॉल्व डेट से चालू करना। तो रिजॉल्व डेट रिजॉल्व डेट बोर्ड मीटिंग ऑफ टारगेट कंपनी ये हेल्ड हुई थी एट रजिस्टर्ड ऑफिस, जहाँ भी हेल्ड हो। तो बोर्ड मीटिंग हेल्ड हुई रजिस्टर्ड ऑफिस और काफ़ी सिचुएटेड है। रिजॉल्व डेट परसुएंट टू प्रोविजंस ऑफ 186, कंपनी ने ऑथराइज किया है कि आप इतना का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन एडिशन टू अदर इन्वेस्टमेंट, बट ये सब लिमिट में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट साइन करना हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइज करके रखा है, उसके थ्रू साइन करवा लो। फिर आता है कि एटलांटिक गारमेंट, जो कंपनी इंगेज इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट, तो गारमेंट मैन्युफैक्चर कर रहा हो, 14 डायरेक्टर है। पहली मीटिंग 15 फरवरी को हुई, सब्सिक्वेंट मीटिंग 29 फरवरी, मार्च और 30 अगस्त। ठीक है, एक साल में 4 मीटिंग, दो के बीच में गैप नहीं होना चाहिए 120 दिन से ज़्यादा। तो इन दिस मीटिंग फुल स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड वॉज प्रेजेंट, एक्सेप्ट जो 25 मार्च की मीटिंग थी, 4% नहीं आए। अब कोरम क्या होता है, 1/3 और टू विच इज हायर, 14 का 1/3, तो 4 से ज़्यादा ही होता है, तो कम से कम 4 से ज़्यादा होना था। अब भले तुम कैसे भी आओ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आओ या फिजिकल आओ। और अगर नहीं हुई मीटिंग इस तरीके से, मतलब कोरम नहीं आने से मीटिंग नहीं हुई, तो इस केस में एडजन हो जाता है। तो देखो मीटिंग नहीं हुई तो एडजन हो जाएगी बोर्ड मीटिंग, पर हाँ नेशनल डे नहीं होना चाहिए। अगर नेशनल डे है तो फिर सक्सीडिंग डे। अब देखो क्राउन इंडस्ट्री कन्वेयर्स लिमिटेड, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि क्राउन इंडस्ट्री कन्वेयर्स लिमिटेड हैज़ एडवांस द लोन, एक लोन एडवांस किया 1 करोड़ का। अब जो लैंडिंग कंपनी है उसने प्रॉपर्टी अटैच कर ली M की एस लिक्विडेशन एस्टेट एंड सीक योर एडवाइस रिगार्डिंग टू इट्स पोजीशन इन एन लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। तो जो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग इनिशिएट करी है उसमें उसकी पोजीशन क्या रहेगी। अब पैसे नहीं दे रहा था तो अटैच कर लिया। तो समझो असेट, समझो ये असेट कोई थर्ड पार्टी ओन करता है, पर ये कॉर्पोरेट डेटर के पोजीशन में, तो लिक्विडेशन के एस्टेट में थोड़ी ना आएगा। तो अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर, द लैंडिंग कंपनी ने प्रॉपर्टी अटैच कर दी ऑफ मिस्टर M एज लिक्विडेशन एस्टेट। तो एज लिक्विडेशन एस्टेट वो थोड़ी ना अटैच कर पाएगा, क्योंकि लिक्विडेशन एसेट का पार्ट ही नहीं है, इसको हम रिकवरी के लिए यूज़ ही नहीं कर सकते। तो इन द गिवन इंस्टेंस देखो, तो अब समझो ये लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट नहीं है, तो लिक्विडेशन रिकवरी के लिए यूज़ नहीं हो पाएगा। तो सारे कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट वाले एसेट्स, दिस एसेट्स इंक्लूड अदर कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट जहाँ पे ओनरशिप नहीं है, बस यूज़ करा एसेट को। तो गिवन इंस्टेंस में अगर हम देखें तो M&N कंपनी के लिक्विडेशन पर क्राउन क्राउन इंडस्ट्रियल ने अटैच करी प्रॉपर्टी, तो ये नहीं कर सकता ना अटैच, तो इसको आप रिकवरी प्रोसीडिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने MTP के सारे क्वेश्चन ओवर करे हैं। और एक आखिरी क्वेश्चन सी क्या बोल रहे हैं कि कपूर एक मार्केट इंटरमीडिएरी है। तो कपूर मार्केट इंटरमीडिएरी है तो उसने कुछ कंडीशन वायलेट करी, तो सेबी ने एक्शन लिया, उसको बोला कि डिटेल्स फर्निश कर। अब उसने फुल एंड टू डिस्क्लोजर दिए, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्यूनिटी देनी है।
सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्यूनिटी देनी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू गिव इम्यूनिटी इन द सेट सर्कमस्टेंस, पर सेबी इज अ व्यू दैट इम्यूनिटी हम नहीं दे सकते और उसको प्रोसिक्यूट करना है। तो एक तो इधर सेबी बोल रहा है कि नहीं 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 इसको प्रोसिक्यूट करेंगे, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं 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 इसको इम्यूनिटी ग्रांट करो, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि ग्रांट हिम इम्यूनिटी, और सेबी क्या बोल रहा है कि इसको प्रोसिक्यूट करो, इम्यूनिटी ग्रांट नहीं होगी और प्रोसिक्यूट करना है। अब समझो पर्टिकुलर ये 24B, देखो ऐसा है कि अगर बोर्ड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर इम्यूनिटी देता है तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट इम्यूनिटी तब देता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड, कि बोर्ड ने रिकमेंड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो गया तो वो इम्यूनिटी दे देगा, राइट। तो जिस पे भी एलिगेशन लगे हुए हैं, राइट, उसको इम्यूनिटी दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। और ये जो इम्यूनिटी है ये इम्यूनिटी प्रोसिक्यूशन से रहती है, तो प्रोसिक्यूशन से भी दे हो सकती है और पेनल्टी से भी इम्यूनिटी दे सकते हैं, इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन और ऑल्सो फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। पर प्रोसिक्यूशन हो गया है, प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट हो गई है, इम्यूनिटी की आप एप्लीकेशन देते हो ना, उस इम्यूनिटी की एप्लीकेशन के पहले ही प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गया। पॉइंट ये है कि रिकमेंडेशन वैसे भी बाइंडिंग नहीं होता, बोर्ड का रिकमेंडेशन तो नहीं देना इम्यूनिटी, प्रोसिक्यूशन करना है तो करो बढ़िया प्रोसिक्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। ये 28A के ऊपर था पॉइंट, तो ये भी सेक्शन नया सेक्शन है, राइट। तो इस तरीके से हमारा MTB इधर ओवर होता है, और होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CA TV। इसमें हमने ओल्ड और न्यू सारे जो है क्वेश्चन हमने करे हैं, सिवाय अब कुछ जैसे ओल्ड और न्यू के जो भी सेपरेट टॉपिक थे उनको छोड़ते हुए हमने सारे कॉमन टॉपिक्स देख लिए, राइट। ओके बाय।